नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 2 के सबसे पहले टॉपिक तुर्क आक्रमण के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में किस तरह से मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए, और उसी में हम पढ़ेंगे आगे महमूद गजनवी के बारे में, क्योंकि वो मुस्लिम आक्रांता था। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत की राजनीतिक दशा उस समय किस प्रकार की थी। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की परिस्थितियाँ सक्रिय हो गई थी। इस समय देश की स्थिति वैसी ही थी जैसे कोई शक्तिशाली साम्राज्य के पतन के बाद किसी भी देश की हो जाती है। इस समय मुल्तान और सिंध के भागों में 2 विदेशी राज्य भी स्थापित हो चुके थे। तो संपूर्ण देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था, जो एक दूसरे के मूल्य पर अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था और उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका और उनकी शक्ति शीघ्र ही क्षीण हो गई थी। उनके इस अधूरे कार्य को तुर्कों ने पूरा किया। तुर्क जो थे वो चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करते थे। वो एक असभ्य जाति थी। तो जो तुर्क थे वो इस्लाम धर्म के संपर्क में आए और उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और इसका प्रचार प्रसार करने के कार्य में जुट गए। उनका जो उद्देश्य था वो एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। तो प्रारंभिक आक्रमण हम देखते हैं कि भारत में जो सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी आए वो गजनी के शासन कुल से संबंधित थे। तो सबसे पहले 962 ईस्वी में अलप्तगीर्ण नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने गजनी में एक अपनी स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की। बाद में उसके दामाद सुबुक्तगीन ने उसके वंश का अंत करके 977 ईस्वी में राजगद्दी हथिया ली और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से जो प्रारंभिक आक्रमण जो हुए वो जयपाल पर हुए और इस पूरे भूभाग पर सिंध और मुल्तान पर उसने अपना पेशावर से लेकर के यहाँ सिंध तक अपना अधिकार कर लिया। लेकिन 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी का शासन बना। जब वो राज्यारोहण हुआ उस समय उसकी आयु 27 वर्ष की थी। बहुत महत्वाकांक्षी था और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसको, क्योंकि धन की भी आवश्यकता थी, इसलिए महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसने यहाँ आक्रमण क्यों किया। तो उसके आक्रमणों के जो उद्देश्य थे वो क्या थे। तो सबसे पहला है धन संपदा की प्राप्ति। तो महमूद का जो प्रमुख उद्देश्य था भारत पर आक्रमण का वो था भारत की संपत्ति को लूटना। कोई भी इतिहासकार इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि महमूद बहुत लालची था और उसे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी धन की आवश्यकता थी। और प्रारंभिक आक्रमणों में उसको बहुत धन राशि मिली लूटमार से, उसको और अधिक लालची बना दिया और उसने भारत की संपन्नता के बारे में सुन रखा था। तो वो अपने प्रत्येक आक्रमण को अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का साधन उसने बनाया। दूसरा है इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा। आपको मैंने अभी भी बताया था कि जो तुर्क थे वो इस्लाम धर्म को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। तो इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के उद्देश्य से उसने भारत में आक्रमण किया।
और इतिहासकारों का मत है कि महमूद के भारत आक्रमण का उद्देश्य धार्मिक न होकर धन था, लेकिन महमूद के दरबारी इतिहासकार उत्तबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना था। उसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। तीसरा उसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। तो महमूद का ये राजनीतिक उद्देश्य था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करें, वो अपने शत्रुओं को समाप्त करना चाहता था और महमूद ने स्वयं आक्रमणकारी नीति अपनाई और हिंदू राजशाही को समाप्त करने का उसने निश्चय किया और भारत में दूर दूर तक उसने आक्रमण किए। नेक्स्ट है हाथियों को प्राप्त करने की लालसा। डॉक्टर A.B. पांडे ऐसा मानते हैं कि भारत से हाथी प्राप्त करना भी उसका एक लक्ष्य था, जिनका उपयोग वह मध्य एशिया के शत्रु राज्यों के विरुद्ध करना चाहता था। तो इन उद्देश्यों को लेकर के उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। अब हम देख लेते हैं कि महमूद के आक्रमणों के समय भारत की स्थिति कैसी थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की राजनीतिक स्थिति कैसे थी। भारत विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में। ब्राह्मण हिंदूशाही राज्य, मुल्तान और सिंध 2 मुसलमान राज्य थे। इसके बाद कश्मीर, कन्नौज, बंगाल, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड भी स्वतंत्र राज्य थे। इसके बाद दक्षिण भारत में हम देखें परवर्ती चालुक्य और चोल वंश राज्य कर रहे थे। तो उत्तर भारत की राजनीति में वो विशेष रुचि नहीं रखते थे। तो हम देखें तो जो राजनीतिक स्थिति थी वो भारत के वो विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था। कुछ शक्तिशाली थे और कुछ में दुर्बलता थी। सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो भारत बहुत दुर्बल था। जाति उपजातियों का विभाजन, स्त्रियों की अवनतपूर्ण स्थिति, अनैतिक आचार विचार इस बात के प्रमाण हैं कि सामाजिक दृष्टि से भारत का दुर्बल था। धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो ये भी इस गिरावट स्पष्ट थी। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में अनाचार फैल गया था। धर्म की मूल भावना लुप्त हो गई थी, उसका स्थान कर्मकांड ने ले लिया था। तो बौद्ध विहार, मठ, हिंदू मंदिर अनाचार और भोग विलास के अड्डे बन गए थे। इसके बाद हम देखते हैं सैनिक दृष्टि से भारत ने अपने शस्त्रों और युद्ध शैली में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। भारतीय उस समय भी हाथियों पर निर्भर करते थे। तलवार, कटार, भाल उनके मुख्य हथियार थे। युद्ध शैली उनकी रक्षात्मक थी, आक्रामक कम थी। तो सैनिक दृष्टि से भी भारत जो था वो दुर्बल था। लेकिन हम देखते हैं आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न था। विस्तृत उपजाऊ भूप्रदेश था, खनिज पदार्थ की संपन्नता थी, विदेशी व्यापार भी बहुत अच्छा था। लेकिन आर्थिक संपन्नता के साथ साथ भारत में गंभीर आर्थिक असमानता भी थी। भारत की संपत्ति एक दुर्बल व्यक्ति की संपत्ति के समान थी, जिसको हथियाने के लिए हर कोई शक्तिशाली व्यक्ति लालच कर सकता था। अब हम जान लेते हैं महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में। तो ये सब परिस्थितियां होते हुए जो भी परिस्थितियाँ अभी मैंने बताई भारत की, महमूद ने भारत पर आक्रमण किए और ये जो आक्रमण है वो 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर किए गए। और इतिहासकार ऐसा अवश्य मानते कि भारत पर कम से कम 12 आक्रमण किए, लेकिन हेनरी एलियट के अनुसार भारत पर महमूद के आक्रमणों की संख्या 17 बताई गई है। महमूद का जो पहला आक्रमण था वो पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में हुआ। पेशावर में दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और उसने महमूद को भारी हर्जाने की रकम
तथा 50 हाथी देने का वचन दिया। अब महमूद उसकी राजधानी को लूटने के बाद अतुल संपत्ति लेकर गजनी वापस लौट गया। जयपाल इस पराभव को सहन नहीं कर सका तो उसने आत्महत्या कर ली। पश्चिमी पंजाब और लाहौर पर महमूद का अधिकार हो गया। जयपाल के बाद आनंदपाल और फिर त्रिलोचनपाल शाहिया वंश के शासक हुए और आनंदपाल और महमूद की सेनाओं के बीच 2 बार युद्ध हुआ और दोनों ही बार महमूद की विजय हुई। सर्वप्रथम 1009 ईस्वी के लगभग महमूद ने आनंदपाल की सेनाओं को वेहंद के मैदान में पराजित कर दिया। आनंदपाल ने भाग करके नगरकोट के दुर्ग में शरण ली। महमूद ने दुर्ग की घेराबंदी की और 3 दिन भयंकर युद्ध चला। उस युद्ध के पश्चात वहाँ अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार सिंध से लेकर नगरकोट तक का समस्त प्रदेश उसके अधिकार में आ गया। इसके बाद महमूद का जो दूसरा शिकार था वो मुल्तान का राज्य हुआ। यहाँ का राजा फतेह दाऊद शिया मतावलंबी था और इस कारण सुन्नी महमूद उससे चिढ़ता था। 1006 ईस्वी में उसने मुल्तान पर आक्रमण कर दाऊद को पराजित किया और अपनी ओर से सुखपाल को वहाँ का राजा बनाया। और ये सुखपाल जयपाल की पुत्री का पुत्र था जो महमूद द्वारा बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहाँ से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। परंतु सुखपाल ने इस्लाम का धर्म को त्याग कर महमूद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1008 ईस्वी में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। 1009 में महमूद ने अलवर स्थित नारायणपुर पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। ये एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। इसके बाद 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को तोड़ने के लिए उसने गजनी से प्रस्थान किया। थानेश्वर का शासक डर कर भाग गया और महमूद ने मनमाने ढंग से नगर में लूटपाट की। तत्पश्चात उसने गंगा के दोआब पर आक्रमण करने का निश्चय किया और उसने 1018 ईस्वी में मथुरा नगर पर आक्रमण किया। वहाँ पर बहुत भव्य मंदिर थे। वहाँ पर खूब अतुल संपत्ति उसने प्राप्त की लूट में। इसके बाद उसने कन्नौज को प्रस्थान किया। वहाँ का राजा प्रतिहार राजा था, राज्यपाल भाग खड़ा हुआ और आसानी से उसने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ पर भारी लूटपाट और कत्लेआम किया। यहाँ पर भी बहुत संपत्ति उसको प्राप्त हुई। अब वो मथुरा और कन्नौज से लूटपाट करके गजनी वापस लौट गया। कन्नौज नरेश राज्यपाल ने के व्यवहार ने हिंदू राजाओं को क्रुद्ध कर दिया। उसने चंदेल नरेश विद्याधर की अध्यक्षता में एक संघ बनाया और 1019 ईस्वी के अंत में महमूद ने पुनः गजनी से भारत को प्रस्थान किया। अब चंदेल नरेश एक बड़ी सेना के साथ कालिंजर के पास उसका सामना करने को प्रस्तुत हुआ। अब इतनी विशाल सेना देखकर महमूद बहुत घबरा गया और उसने किंतु विद्याधर जो था वो रातों रात रहस्यमय ढंग से भाग निकला। महमूद ने नगर को खूब लूटा, भारी रकम देकर स्वदेश लौट गया। इस प्रकार कायरता के लिए विद्याधर ने पूर्व में प्रतिहार नरेश राज्यपाल को दंडित किया और उसी का प्रदर्शन स्वयं उसे 1022 ईस्वी में चंदेलों की शक्ति को पूरी तरह कुचलने के उद्देश्य से महमूद ने पुनः कालिंजर पर आक्रमण किया। उसने दुर्ग का घेरा डाल दिया। दीर्घकालीन घेरे के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने चंदेल नरेश के साथ में संधि कर ली। महमूद को 300 हाथी उपहार में मिले जिन्हें लेकर वो गजनी लौट गया, क्योंकि विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में एक कविता लिख करके भेजी थी जिससे वो बहुत अधिक प्रसन्न हुआ था। महमूद गजनवी का सबसे अधिक प्रसिद्ध आक्रमण 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर हुआ। ये काठियावाड़ में स्थित था और बहुत अपनी गौरव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर मूर्ति को तोड़ने का भी उसने निश्चय किया। सोमेश्वर भगवान के वहाँ पर विराजित थे। मुल्तान से 30,000 अश्वारोहियों और सैनिकों के साथ ने सोमनाथ के लिए कूच किया। रेगिस्तानी मार्ग में अत्यंत सावधानी बरतते हुए उसने अनहिलवाड़ा को लूटा।
अनिहिलवाड़ा का चालुक्य शासक भीम प्रथम अपनी सहायकों के साथ राजधानी छोड़ करके भाग गया। तो महमूद ने सोमनाथ के गढ़ का घेरा डाल लिया और यहाँ के स्थानीय सेना नायक ने भागकर समुद्र में एक नाव पर शरण ली। तो इस प्रकार उसने सोमनाथ को लूटा। 1027 ईस्वी में पुनः सिंध पर आक्रमण किया और पराजित हुए और उसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो निसंदेह वो एक महान विजेता था, उच्च कोटि का सेना नायक था। उसने भारत की संपत्ति लूटने के लिए इसने बड़े बड़े आक्रमण किए और कहते हैं कि इसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार ना हो करके आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्त करने की लालसा थी और जीवन भर उसने यही कार्य किया। तो ये था हमारा महमूद गजनवी का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। धन्यवाद।